नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का विवेकानंद एकेडमी 24 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, जो दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जो भारत के लोकतंत्र की एक रीढ़ है। उसे विस्तार से समझेंगे, उसका ये पहला पार्ट है। देखते हैं कैसे इसका निर्माण किया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, भारतीय आंदोलन के क्या प्रभाव पड़ा, और संविधान सभा की संरचना को पढ़ेंगे, कार्य को पढ़ेंगे, उसकी समितियों से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए उसके बारे में जानेंगे, और संविधान की क्या विशेषता है, इस संविधान के क्या स्रोत हैं, उन पर सभी पर चर्चा करेंगे। प्लस जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, एमसीक्यू की भी सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में संविधान का निर्माण और पृष्ठभूमि को देखेंगे, और उसके संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व संविधान निर्माण की क्या भूमिका रही, और संविधान सभा की संरचना को पढ़ेंगे, कार्य और समिति क्या क्या इसकी समितियां थी, और संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो 1935 का है अधिनियम, उसके बारे में जानेंगे। संविधान की विशेषता को पढ़ेंगे, और इससे संबंधित हमसे स्रोत हैं, जो स्रोत हमारे संविधान में लिए गए हैं अन्य कंट्री से, उसे भी पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे प्रस्तावना, जो संविधान का एक मूल हिस्सा माना जाता है। हम इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व संविधान के निर्माण की भूमिका में इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि है कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब समझो कि जो भारतीय संविधान का निर्माण आज हुआ है, वो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, उससे गहराई से इसका संबंध है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वतंत्र भारत के संविधान की एक रूपरेखा तय कर ली थी, और स्वतंत्र संग्राम की विचारधारा स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय संविधान में परिलक्षित होती रही। अब देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी हमारे संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी चरण का जो कार्यकाल रहा 1885 से लेकर 1905 तक ये इसका काल रहा। 1885 में जाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और संवैधानिक सुधार किए गए, प्रतिनिधित्व विधायी परिषद में और भारतीयों की भागीदारियों की भी मांग होने लगी। और प्रारंभिक जो नेता रहे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ने संविधानिकता की नींव रख दी थी। अब देखते हैं उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण की अगर बात करें तो उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक का ये काल रहा उग्रवादी चरण का। इसमें कई तरह के आंदोलन किए गए, जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहिष्कार किया गया, जन आंदोलन हुआ, आत्मनिर्भरता और स्वराज की मांग इसमें हुई, जिनकी वजह से संविधान का निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई गई। अब देखते हैं गांधी युग। गांधी युग की बात करें तो 1919 से 1947 तक जो है गांधी युग के बारे में जाना जाता है। सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग, सविनय विज्ञ या भारत छोड़ो आंदोलन आदि जो गांधी युग से संबंधित हैं, इनके द्वारा भी जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, इनका असर उस पर देखा गया है। जनता की व्यापक भागीदारी बढ़ी और जनतांत्रिक सोच भी विकसित हुई इस काल में। तो जब जनतांत्रिक सोच विकसित हुई तो संविधान निर्माण की ओर कदम बढ़े।
नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान निर्माण की दिशा में क्या कदम बढ़ाए गए। संविधान निर्माण की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, मूल्य मिनटों सुधार, सीमित मताधिकार इसमें दे दिए गए और पृथक निर्वाचिका प्रणाली इसमें लागू की गई। और 1909 का 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द्वैत शासन प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली, द्वैत शासन की व्यवस्था हुई, प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदारी दे दी गई। और 1935 का जो अधिनियम था, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय ढांचा या भविष्य के संविधान का ये एक आधार था। अगर हम ये माने हमारे संविधान में 75% जो है हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। फिर देखते हैं 1940 का अगस्त प्रस्ताव, भारत को स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने का अधिकार मिला। 1942 में क्रिप्स मिशन, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की पेशकश की गई। और 1940 में कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा का गठन इसमें किया गया। संविधान सभा 1940 से 1950 तक संविधान सभा का कार्यकाल है। निर्माण किया गया था इसका कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1940 के तहत। और इसमें जो कुल सदस्य की संख्या थी संरचना में वो 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद 299 सदस्य इसमें रह गए थे। प्रमुख नेता कौन रहे संविधान सभा के? प्रमुख नेता की अगर बात करें, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को पहली सभा हुई, जिसमें अस्थायी तौर से अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दिन के बाद फिर 11 दिसंबर 1940 में सभा हुई, तो उसमें अस्थायी तौर से राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। और इस समिति के, संविधान सभा के बनते ही इन्होंने एक समिति गठित की, मसौदा समिति। मसौदा समिति जो है, इन्होंने मसौदा समिति की जैसे प्रारूप समिति का निर्माण किया, प्रारूप समिति गठित की। और इसमें 7 सदस्य इन्होंने रखे। उन 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इन्हीं 7 सदस्यों में शामिल थे और वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। अन्य भी थे इसमें प्रारूप समिति में, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, के एम मुंशी आदि जो हैं इसके सदस्य थे। इसकी जो अवधि रही संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1940 को जो पहली सभा हुई, और जो आखिरी सभा की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार कर लिया गया था, यह संविधान को ग्रहण कर लिया गया था। तो इतने समय तक इसकी अवधि रही। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसमें रहा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसकी अवधि रही, किसकी? संविधान सभा की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी संविधान पर प्रभाव पड़ा है। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए, उसका भी प्रभाव सीधा संविधान पर पड़ा है। संविधान निर्माण में स्वतंत्रता की बात करें, आंदोलन ने राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की और संविधान ने इसे वास्तविकता बना दिया। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए, उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी, और संविधान ने क्या करा, इसे वास्तविक रूप से इसे वास्तविकता दे दी। लोकतंत्र की बात करें, कांग्रेस व अन्य दलों के संगठनात्मक ढांचे से लोकतांत्रिक परंपरा विकसित की गई। समानता व सामाजिक न्याय आंदोलन ने जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को बराबरी का दर्जा देने की इसमें बात की गई। मौलिक अधिकार की बात करते हैं। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, वे अधिकार राष्ट्रीय आंदोलन की मांग का ही परिणाम है। हमारे संविधान में गांधीवादी विचारधारा भी देखी गई और नेहरूवादी विचारधारा को भी प्रभावित किया है। और तो गांधीवादी विचारधारा है कि पंचायत राज जो आज विद्यमान है हमारे संविधान में, और जो है ग्राम स्वराज, अहिंसा, विकेंद्रीकरण, ये सब गांधीवादी विचारधारा थी। नेहरूवादी विचारधारा भी है, समाजवादी पैटर्न है, योजनाएं आधारित अर्थव्यवस्था, ये भी हमारे संविधान के अनुरूप है। तो हम कह सकते हैं हमारे संविधान में गांधी जी की विचारधारा और नेहरू जी की विचारधारा से प्रभावित है हमारा संविधान।
अब संक्षिप्त में देखते हैं। संक्षिप्त में वन लाइनर के फैक्ट में अगर आप पढ़ोगे तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान पर जो हस्ताक्षर कर दिए गए थे वे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में हस्ताक्षर किए और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। दूसरी सभा जो की गई थी इसमें 11 दिसंबर को की गई थी। 11 दिसंबर 1940 को हुई। उसमें अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था 11 दिसंबर 1940 को। इसके निर्माण में जो कुल खर्च आया वो 64 लाख रुपए का खर्च आया। जो कुल बैठकें हुई वे 17 सत्र हुए, 165 दिन इसमें लगे। ये थी संक्षिप्त इसकी जानकारी संविधान सभा की। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व संविधान निर्माण से संबंधित कुछ MCQ हैं जो यूपी PCS 2017 में क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना में किया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो हैं इनके माने नहीं रखते। ये वन लाइनर है, वन लाइनर फैक्ट में मान लो इन्हें, लेकिन इनके जो फैक्ट है, जो इनके आसपास के जो इनके विकल्प हैं, जो फैक्ट हैं, उन्हें भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है बड़े एग्जाम के लिए। तो क्या प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आया? 24 मार्च 1940 को भारत आया था और संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्य की जो संख्या थी वो कितनी थी? 389 थी और विभाजन के बाद कितनी रह गई थी? फैक्ट बनकर आपको ऐसे मिल सकते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो यहाँ पे 24 की जगह क्या कर देगा वो 22 किया गया, 22 कर देंगे। 22 मार्च 1940 में आया। ऑप्शन दे दें क्या ये सही है या गलत। इसी प्रकार से इसमें भी होगा संविधान सभा के प्रारंभिक सदस्य, इसे कुछ और लिख देंगे, इसे 300 लिख देंगे। तो वहां से बनते हैं फैक्ट, बनते हैं PCS परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रकार से इसके जो है क्वेश्चन से जरूर इसके फैक्ट हैं, इनके फैक्ट को याद रखने चाहिए। और दूसरा सवाल प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जहां शब्द आता है अस्थायी तो आपको इसकी नॉलेज हो जानी चाहिए। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी हमें पता होना चाहिए कब ये थी पहली सभा संविधान सभा की जो गठित की गई थी वह 9 दिसंबर 1940 में की गई थी। इसमें अस्थायी तौर से जो अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। इसके कब बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में बने थे। तो दोनों ही इसके फैक्ट याद रखने हैं। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त को किया गया था। 29 अगस्त 1947 में 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें अध्यक्ष बने थे। इस समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, के मुंशी इसके सदस्य रहे हैं, लेकिन जो अध्यक्ष के पद पर थे तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा गया है। याद रखें कि अंबेडकर को इसका शिल्पकार भी कहा गया है संविधान का। नेक्स्ट है संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वे कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और कहीं अगर अस्थायी पूछ लिया जाए पहले प्रश्न में तो वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनाए गए थे? ये 9 दिसंबर ये बने थे 11 दिसंबर 1940 में बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे संविधान सभा के अध्यक्ष। और ये आखिरी तक यही रहे।
और ये जो हैं राष्ट्रपति भी बने थे, भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। कब बने थे ये? 1950 से लेकर 1962 तक लगातार 12 वर्षों तक इस पद पर ये बने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने संविधान को कब अपना लिया था? संविधान सभा ने जब बनकर तैयार कर लिया गया था तो संविधान अपना लिया था 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया था और वहीं फिर लागू किया था संविधान सभा के द्वारा। जो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 15 अगस्त को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च हुई है? तो कुल कितनी राशि खर्च हुई थी संविधान के निर्माण में? संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष बनाने में लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय कुल लगा था। और इन दिनों में जो इसका खर्चा आया था, कितना आया था? 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए का खर्च आया था इन दिनों में संविधान का निर्माण बनाने में। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर को की गई थी। और दूसरी सभा कब हुई थी? दूसरी सभा 11 दिसंबर को हुई थी, 1946 में ही हुई थी। इस सभा में, पहली सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी तौर से, याद रखिए, अस्थायी तौर से अध्यक्ष चुन लिया गया था। और 11 दिसंबर को अस्थायी तौर से राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर से जो है अध्यक्ष बना दिया था, राजेंद्र प्रसाद को। और ये आखिरी तक इसके अध्यक्ष बने रहे। जो पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इसमें अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी तौर से। इसमें कुल जो सदस्यों ने भाग लिया था वे 207 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें। कांग्रेस के बाहर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। कांग्रेस से के बाहर जो मुस्लिम लीग ने इसका जो है बहिष्कार किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संवैधानिक सलाहकार थे वे बी.एन. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। तो बी.एन. राव संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था इन्हें। और इन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड के जैसे संविधानों का पूर्णतः अध्ययन किया हुआ था और प्रारूप समिति को कानूनी सहायता प्रदान की गई। संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। जो कुल खर्च कितना हुआ था? कुल खर्च जो हुआ था 64 लाख रुपए हुए थे उस समय। 64 लाख रुपए हुए थे, तो बहुत बड़ी रकम थी उस समय। आज तो कुछ भी नहीं है। तो कुल जो सत्र हुए 11 सत्र हुए, 165 दिन में बैठकें हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे 11 दिसंबर 1940 को। और संविधान सभा का जो अंतिम हस्ताक्षर कर लिए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को इसमें अंतिम हस्ताक्षर कर लिए थे। तो ये थे। संविधान सभा ने किन अधिनियमों में सर्वाधिक प्रावधान किए हैं? सबसे अधिक जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान ने किस अधिनियमों में सर्वाधिक प्रावधान किए हैं? यह है भारत शासन अधिनियम 1935। ये हमारे संविधान के अगर हिस्से की बात करें, इससे क्या लिया गया है? 1935 के अधिनियम से 75% जो है हमारे संविधान में इसी अधिनियम से है। संविधान का लगभग 75% भाग इस अधिनियम से लिया गया है। संघीय ढांचा लिया गया है, गवर्नर का पद लिया गया है। संघीय ढांचा कहां से लिया गया? ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। गवर्नर का पद लिया गया और वित्तीय प्रावधान लिए गए और सभी के सभी 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था भी इसी में है। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था भी इसी में की गई है। तो ये थे, इससे संबंधित थे। अब देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा को देखते हैं। संविधान सभा की संरचना की बात करें तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1940 में किया गया था। और कुल सदस्य इसमें जो थे 389 थे और फिर 292। 389 सदस्यों में से 292 जो सदस्य थे प्रांतीय विधानसभाओं से थे। कितने थे? प्रांतीय विधानसभाओं से 292 सदस्य थे। और 93 जो सदस्य थे देशी रियासतों से लिए गए थे। लगभग उस समय 562 देशी रियासतें उस वक्त थी, तो उनसे जो सदस्य लिए गए थे 93
सदस्य लिए गए थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से लिए गए थे। और भारत विभाजन के बाद 1947 के बाद ये संख्या कितनी रह गई थी? 299 ये संख्या रह गई थी। प्रत्येक प्रांत के विधानसभाओं के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से चुना गया था। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अस्थायी तौर से बने थे और अस्थायी अध्यक्ष जो उसके बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर से बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 में बने थे। और ये कब बने थे? ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को ये बनाए गए थे। संविधान कार्य क्या है? संविधान सभा का जो कार्य क्या था? संविधान सभा का कार्य है कि भारत का संविधान बनाना इसका कार्य था। इसके द्वारा एक इन्होंने कमेटी तैयार की थी, प्रारूप कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। और जो है इन्होंने कानून संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए उस कमेटी का गठन किया था। और स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होना और 26 जनवरी 1950 तक उन्होंने अपना निकाय कर स्वतंत्र भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय बना दिया 26 जनवरी 1950 तक। और भारत के स्वतंत्र गणराज्य की लोकतांत्रिक नींव इन्होंने तैयार की। किसके द्वारा की गई? संविधान सभा के द्वारा। जनता के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और संघीय संरचना भी तय करना, संघीय संरचना तय करना भी जो है संविधान सभा का ही कार्य था। तो प्रमुख समितियां इन्होंने बनाई थी। इसके जरिए प्रमुख समितियां इन्होंने बनाई गई। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे प्रमुख। और कमेटियां थी, प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष अंबेडकर थे। उसके बाद में संघ समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय एवं पिछड़ा वर्ग समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और राज्यों की समिति भी बनी थी, इसके जो अध्यक्ष बने थे वे बने थे जवाहरलाल नेहरू। और नियम निर्माण समिति इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्यविधि जो समिति थी, कार्यविधि के समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रीय ध्वज पर समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अन्य समितियां भी इसमें बनाई गई थी, जैसे नागरिकता समिति, इसके अध्यक्ष राजगोपालाचारी। भाषा समिति भी बनाई थी, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय गीत या गान समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब महत्वपूर्ण तथ्य से देखें तो संक्षिप्त में अगर जाने, एक बार संक्षिप्त में जानते हैं। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुए। अब जो हमें वन लाइनर में एक संक्षिप्त जो विवरण देखना है वनडे एग्जाम के लिए, तो इसमें 11 सत्र हुए। कितने दिन लगे? 165 दिन लगे। कितना कुल समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा। और संविधान निर्माण में खर्च कितना आया? कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस वक्त। और 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया था संविधान को। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ था। और कुल इसमें अगर महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। इन्हें आप याद रखें नोट्स के माध्यम से। अब देखते हैं संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की संरचना, कार्य और समिति से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं जो अन्य परीक्षा में भी आए हुए हैं। यूपीपीसीएस 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ है? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है। देखिए प्रश्न कहीं ना कहीं एक न एक दूसरे टॉपिक से मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ हमें रिवाइज करना है। कुछ प्रश्न जो हमने पहले पढ़े थे वे इसमें रिपीट होंगे। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। सदस्य की संख्या कितनी थी? इसमें 300 सदस्य संख्या थी। विभाजन के बाद कितनी रह गई थी? विभाजन के बाद 299 रह गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे। कमेटी कब बनकर तैयार की गई थी? 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अंबेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहा गया। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीम मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके? मूल अधिकार समिति के। इस समिति ने मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया था। यह कमेटी थी, इसने मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया था। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग से जुड़े प्रावधान भी इसमें देखे गए और सरदार पटेल को भारतीय संविधान के लोहे पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने केंद्र व राज्यों की शक्तियों का निर्धारण किया है और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष नेहरू ही थे। संघ शक्ति और इससे संघीय ढांचे की नींव इसमें रखी गई थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो थे वी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया था और जो है इन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड जैसे संविधानों का अध्ययन किया हुआ था और प्रारूप समिति को कानूनी मार्गदर्शक इन्हीं के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? ये हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। अस्थायी तौर से अध्यक्ष चुन लिए गए थे किन्हें? सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर दिया है इस संविधान सभा की कितनी समितियां थी? संविधान सभा की जो समितियों की बात करें कुल मिलाकर इनकी 22 समितियां थी। वैसे प्रमुख जो थी वो 8 समितियां ही प्रमुख थी। संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कुल कितने दिन बैठकें की थी? कितने दिन किए थे? 11 सत्र चले थे, 165 दिन चले थे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 11 सत्र का आयोजन किया गया था। जो कुल खर्चा आया था वो 164 लाख रुपए का इसमें कुल खर्चा आया था। तो अब देखते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। अब तक हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व संविधान निर्माण की भूमिका को पढ़ा। उसके बाद संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा के क्या कार्य थे, समितियां बनाई गई थी। और अब पढ़ते हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बात करें तो 1935 का अधिनियम। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था। 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और संघीय संरचना का प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी इसके थ्रू, तो कब की गई थी? 1937 ईस्वी में। सुरक्षा, विदेश, रक्षा और जैसे विषयों पर जो है गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। यानी कि गवर्नर जनरल के अधीन जो पद थे, सुरक्षा थी, विदेश नीति और रक्षा जैसे जो विषय थे वो गवर्नर जनरल के अधीन थे। और भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान जैसे संघीय ढांचा या आपातकालीन प्रावधान इसी से लिए गए हैं। इसी से संघीय न्यायालय इसी से लिए गए हैं अधिनियम 1935 से। कैबिनेट मिशन योजना 1940। ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर को भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारत में संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का गठन करना। भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना इसका उद्देश्य था। किसका? कैबिनेट मिशन 1940 का। संविधान सभा की संरचना की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद 299 रह गए थे। प्रांतों को 3 समूह थे ABC में बांटने का प्रस्ताव था और अंतिम सरकार बनाने का भी इसमें प्रावधान किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया और भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों का गठन इसमें किया गया। 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की शक्ति को इसमें सीमित कर दिया गया था और संविधान सभा को विधायी कार्य करने की शक्ति मिल गई थी। अन्य ऐतिहासिक तथ्य अगर देखते हैं वे क्या तथ्य रहे। 1919 का मिंटो मोर्ले सुधार
अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था प्रावधान इसमें किया गया था। 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वैत शासन की शुरुआत कर दी गई थी 1909 में। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था उसमें द्वैत शासन की शुरुआत कर दी गई थी। और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था संविधान सभा बनाने का वादा, परंतु असफल रहा था। जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव था तो संविधान बनाने का वादा किया था लेकिन असफल रहा। 1940 का कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा की वास्तविक नींव यहां से रखी गई थी। अब देखते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू को देखते हैं। भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। जो ये 75% हिस्सा जो है हमारे संविधान का इसी से तैयार है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा ये स्रोत है। 1935 का अधिनियम सबसे लंबा है, इसमें 321 धाराएं हैं, इसमें 10 अनुसूचियां हैं और प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचा प्रस्तावित है। और संविधान का लगभग 2/3 यानी कि 3 भाग में से 2 भाग जो है प्रावधान इसी से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1940 में। 1940 में कैबिनेट मिशन आया था। 3 मंत्री थे। 3 मंत्री कौन कौन मंत्री थे? पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और केवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य आए थे। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना। और कुल 389 सदस्य वाली संविधान सभा की संरचना उन्होंने कर दी थी। 389 सदस्यों वाली संविधान सभा की संरचना इन्होंने की थी। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारतीय संघीय न्यायालय की जो स्थापना है किस अधिनियम में की गई थी? वो की गई थी 1935 में। 1935 के अधिनियम में। संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ था। पहला मुख्य न्यायाधीश जो बने थे मोरिस गवायर पहले मुख्यमंत्री बने थे, मोइस गवायर। और 1950 में यह सुप्रीम कोर्ट से प्रस्तावित हुआ था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट से प्रस्तावित हुआ था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब लागू हुआ था? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता जो प्रदान की गई थी, भारत और पाकिस्तान को जो स्वतंत्रता जो प्रदान की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा को विधायी कार्य करने की शक्ति मिली थी। इससे क्या हुआ? संविधान सभा को विधायी कार्य करने की शक्ति मिली थी और गवर्नर जनरल की शक्ति सीमित कर दी गई थी। जो गवर्नर जनरल के पास शक्ति थी उन्हें सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट है अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई? अलग निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है, अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई थी? यूपीएससी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2009 में इसे मिंटो मोर्ले सुधार भी कहा गया। इसे कहा गया था। मुसलमानों को अलग निर्वाचन अधिकार मिला था। मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिल गया था। ब्रिटिशों ने फूट डालो राज करो की नीति का इसमें ये हिस्सा था। इन्होंने इसलिए इसे जो है इस मिंटो मोर्ले सुधार इसे कहा गया। द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई थी? द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई थी? 1919 में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से जो है द्विशासन की शुरुआत कर दी गई थी। प्रांतों में विषयों का विभाजन हस्तांतरित और आरक्षित किया गया। 1935 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1935 में इसे द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? संविधान सभा का जो गठन किया गया है किस योजना के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1940
1940 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा पहली जो बार बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1940 को बैठक हुई। अस्थायी तौर से इसके अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा को, और दूसरी सभा जो हुई 11 दिसंबर 1940 को हुई, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर से इसका अध्यक्ष चुना गया। विभाजन के बाद इसमें जो सदस्य थी 299 रह गई थी, लेकिन विभाजन से पहले इसकी सदस्य जो थी सदस्य संख्या 389 थी। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव जो भारत में आया था वो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आया था। ब्रिटिश मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था और स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये असफल हुआ था, अस्वीकार हुआ, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं था। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन इसमें नहीं था, इसलिए ये असफल रहा। फिर देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस संसद ने पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस संसद में जो है इसे पेश किया गया? ऑप्शन नंबर इसका बी है, ब्रिटिश संसद में से। ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश संसद में भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्य बने। अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम जो ब्रिटिश वायसराय का नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन, और जो स्वतंत्र भारत के आते हैं तो हैं राजगोपालाचारी। वहीं अगर स्वतंत्र वायसराय की बात आए तो वे थे राजगोपालाचारी। 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 1935 के अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी। धाराएं कितनी थी? धाराएं 319 धाराएं थी। 321 धाराएं थी इसमें, 321। तो 1935 का अधिनियम बहुत ही विस्तृत है, व्यापक था, और उन 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। संविधान का आधारभूत ढांचा जो लिया गया था वो 1935 के संविधान से ही लिया गया था। भारत संविधान की विशेषता क्या रही है? भारतीय संविधान की जो विशेषता है, क्या विशेषता है? अब विशेषता को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद में संविधान के निर्माण की भूमिका को हमने पढ़ लिया, और उसके बाद संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1935 को पढ़ा। अब देखते हैं संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता क्या है? संविधान की विशेषता यही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। लिखित और विस्तृत संविधान है। 465 अनुच्छेद, यानी कि 465 से लगभग 70 अनुच्छेद हैं, और जो है 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और संघात्मक ढांचा है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का इसमें विभाजन किया गया है। एकात्मक झुकाव भी है। आपातकाल में केंद्र की प्रधानता होती है, इसलिए एकात्मक झुकाव है। और संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से इसमें ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है हमारे संविधान में। सर्वोच्च न्यायालय इसकी गारंटी है। और मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता रक्षा है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए थे वे उससे प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य हैं जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जो सोवियत संघ के रूस से जो है प्रेरित है। धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में देखी गई है। इसकी विशेषता है कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान है। सर्वोच्चता देखी गई है कि संविधान की प्रधानता है। और संशोधन प्रक्रिया है, कठोर भी है, लचीली, दोनों ही प्रकार की संशोधन प्रक्रिया हमारे संविधान में देखने को मिलती है। एकल नागरिकता है, केवल भारतीय नागरिकता है। और आपातकालीन प्रावधान भी है। केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक ये नियम है कि आपातकाल स्थिति में एकात्मक की तरह ये कार्य करता है। अब देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के कुछ स्रोत हैं जो मतलब अलग देशों से, अलग कंट्रियों से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो कहां से लिए गए? ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन रूल ऑफ लॉ जो लिए गए हैं में ब्रिटेन से लिए गए हैं। स्पीकर का जो पद है वो भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया गया है। और कैबिनेट प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक
अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है ये भी हमने अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये भी हमने कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से हमने संघात्मक ढांचा लिया है, परंतु केंद्र की प्रधानता अवशेष शक्तियां केंद्र में निहित है, ये कनाडा से ली गई। गवर्नर जनरल की जो भूमिका है ये भी हमने कनाडा के देश से ली है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, जो काफी परीक्षा में वनडे एग्जाम या अदर परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। खास है कि ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का जो नामांकन है वो राज्यसभा ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। और निर्वाचन प्रणाली में प्राथमिकता मतदान कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची जो खास है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ये कहां से ली गई है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की व्यवस्था जो ली गई है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? जो हमारे प्रस्तावना में भाषा है, प्रस्तावना में भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में जो हमने भाषा ली है वह कहाँ से हमने ली है? भाषा प्रस्तावना में वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना शब्द जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार जो है जर्मनी से लिए गए हैं। और सोवियत संघ जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ये मौलिक कर्तव्य कब लिए गए थे? मूल के संविधान सोवियत संघ से ये लिए गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में लिए गए थे। कहाँ जोड़ा गया है? किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 51A में इन्हें रखा गया है सोवियत संघ के मौलिक कर्तव्य को। इसकी संख्या शुरू में कितनी संख्या थी? मौलिक की संख्या शुरू में 10 थी, लेकिन एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके द्वारा एक गैर शिक्षा का अधिकार जो जोड़ दिया गया था। अब मूल कर्तव्य की जो संख्या है, अब मूल कर्तव्य की संख्या अब 11 संख्या मूल कर्तव्यों की हमारे संविधान में है। समाजवादी सिद्धांत जोड़ा गया, कहां से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना भी हमारे संविधान ने कहां से ली गई है? ये हमारे संविधान में जो ली गई है सोवियत संघ रूस के संविधान से इन्हें लिया गया है। अब हमने फ्रांस से भी कुछ लिया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो लिया गया है, ये शब्द जो लिए गए हैं, इसकी अवधारणा जो ली गई है फ्रांस के संविधान से ली गई है। गणराज्य की अवधारणा ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? दक्षिण अफ्रीका से जो हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में है, ये कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली है, जिसके जरिए हम संविधान में संशोधन करते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति भी हमने कहां से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। जापान से हमने क्या लिया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने ली गई है, ये जापान के द्वारा ली गई है। तो अब देखते हैं इससे संबंधित MCQ जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ था कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? UPPCS 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें बहुत अधिक संशोधन हुए, इसलिए इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा गया। इसमें विस्तृत प्रावधान भी किए गए हैं और इसमें कई देशों से प्रावधान लिए गए हैं। ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका D है, उपयुक्त सभी। इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। इतना लंबा ये संविधान है, लिखित है सब कुछ, और यह है कई देशों के संविधान से प्रेरित है और विस्तृत प्रावधान और सूक्ष्म विवरणों के कारण सबसे बड़ा है।
एकल नागरिकता की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश से ली है? जो एकल नागरिकता की अवस्था है, एकल नागरिकता की व्यवस्था हमारे संविधान ने कहाँ से ली है? वह ली गई थी ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता की व्यवस्था ली गई है। ये 2012 में इसे क्वेश्चन को आयोग के द्वारा पूछा गया। भारत में केवल भारतीय नागरिकता मिलेगी और राज्यवार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे अमेरिका में केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य स्टेट वाइज नागरिकता अलग है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है। संज्ञेय होते हुए भी एकात्मक प्रवृत्ति इसमें झलकती है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए थे? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में लिए गए हैं? ये 12 से 35 तक ये लिए गए हैं। कौन मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया था। अमेरिका के संविधान से प्रेरणादायक हैं और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को रखा गया है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है न्यायालय के द्वारा। नीति निर्देशक सिद्धांत भारत ने किससे ग्रहण किए हैं? नीति निर्देशक तत्व जो किए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये वर्णित किए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये प्रेरणादायक हैं। ये गैर न्यायिक है परंतु शासन हेतु मार्गदर्शक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान का जो आपातकालीन प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो जर्मनी के देश से लिया गया है। जर्मनी वीमर संविधान से प्रेरित है, वीमर संविधान से, और अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में ये प्रावधान किए गए हैं। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से हमने लिया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। कहाँ रखा गया है? इन्हें जो रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को वो अनुच्छेद 51A के में रखा गया है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था परंतु केंद्र की प्रधानता किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था परंतु केंद्र की प्रधानता किस देश में ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा देश से। कनाडा में अवशेष शक्तियां केंद्र को दी गई और भारत ने भी यह प्रणाली अपनाई है, क्योंकि कनाडा में जो अवशेष शक्तियां हैं वह केंद्र को दी गई और भारत में ने भी यही प्रणाली अपनाई। संघीय ढांचे के साथ केंद्र मजबूत बना और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो वाक्य लिए गए थे वो संविधान ने कहाँ से प्रेरित किए थे? वे किए थे फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श भारतीय संविधान ने कहां से ग्रहण किए हैं? वे किए थे फ्रांस के संविधान से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का नारा है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का क्रांता भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव पड़ी और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने कहां से ली गई है? विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से ली गई थी। जापान से क्या लिया गया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? वह ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई है? वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है लचीली भी है और कठोर भी है। लचीली इसलिए है क्योंकि बहुत सारे संशोधन जो किए जाते हैं साधारण बहुमत से हो जाते हैं, इसलिए इसमें लचीलापन देखने को मिलता है। और कुछ संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं तो हम इसे कठोरता कहते हैं। इस प्रकार की दोनों की प्रक्रिया से हमारे संविधान में संशोधन होते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से इसे अपनाया है और आर्टिकल 368 में ये वर्णित है संविधान संशोधन। अब देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान का एक मूल हिस्सा जो है प्रस्तावना। प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना शब्द अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसमें प्रयुक्त भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अमेरिका संविधान से
की अवधारणा है संविधान सभा में प्रस्तावना को नवंबर 1949 में अपना लिया था। ये याद रखना है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपना लिया था, ये नवंबर 1949 में से अपना लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द में जोड़े गए। किस में जोड़े गए? 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता, तीनों शब्द इसमें जोड़े गए थे प्रस्तावना में। स्वतंत्रता, प्रस्तावना में जो वर्णित आदर्श वाक्य हैं, स्वतंत्रता है विचार, स्वतंत्रता किस किस की स्वतंत्रता हमें है तो उस प्रस्तावना के द्वारा, तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता हमारे संविधान में इनका उल्लेख है। प्रस्तावना में समानता में है कि अवसर व कानून के समक्ष समानता है, और न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है, और बंधुत्व की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता इसकी बंधुत्वता है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द, प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द हैं, हम भारत के लोग से मतलब है जनता की प्रभुता को दर्शाता है। भारत की परिभाषित किया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसकी जो प्रस्तावना में परिभाषित किया गया है भारत को, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत में है। तो प्रमुख तथ्य क्या रहे इसके? प्रमुख तथ्य जो रहे, केशवानंद भारतीय केस जो 1973 में हुआ केरल बनाम, तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, मूल संरचना को दर्शाया गया। और एक केस हुआ था, बेरू बारू केस हुआ था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन बाद में 1973 में जो केशवानंद भारतीय केस आया उसमें से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया था। 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़े गए थे इसी आधार पर जोड़े गए थे। इसमें संशोधन जो हुआ था वो केशवानंद भारतीय केस की वजह से ही हुआ था। फिर ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें शब्द जोड़ दिए गए थे, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़ दिया था। फिर देखते हैं प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना संविधान का दर्पण है, यह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली है, और जो कहीं अगर शब्द आया जो प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, और इसका उद्देश्य क्या है कि संविधान की भावना को प्रकट करना इसका उद्देश्य रहा। संविधान में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाते हैं? हम भारत के लोग शब्द दर्शाते हैं जनता की संप्रभुता को दर्शाते हैं हम भारत के लोग जो शब्द हैं। भारत का संविधान जनता से शक्ति प्राप्त करता है, न कि किसी राजा या संसद से। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत का एक आधार है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह निर्णय किस केस में आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? यह केस में आया था केशवानंद भारतीय केस केरल बनाम, तो 1973 में। और संविधान का भाग नहीं है, यह आता बेरू बारू केस 1960 में। कोर्ट ने माना था कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कहा था बेरू बारू केस जो 1960 में हुआ था, उसमें कहा था, उसमें केस आया था तो उसमें कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। 1960 में यह निर्णय हुआ था कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना, और 1973 में इसी से पलट दिया गया था, और आज प्रस्तावना संविधान का हिस्सा माना गया है। प्रस्तावना संविधान की किस प्रकृति को व्यक्त करती है? इसमें विधिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकृति को व्यक्त करती है। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में
परिभाषित किया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में जो है इसे परिभाषित किया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किया गया है। भारत प्रस्तावना न्याय के किस रूप को उल्लेख करती है? प्रस्तावना न्याय के किस रूप का उल्लेख ये करती है सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का और राजनीतिक न्याय का, यानी कि सभी उपयुक्त सभी न्याय का जो है प्रस्तावना न्याय के का उल्लेख करती है। प्रस्तावना विधि के द्वारा प्रावर्तनीय है, यह है नहीं, तो ये नहीं है। प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। यह केवल मार्गदर्शन और संविधान की व्याख्या का सहायक है। मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और पर प्रस्तावना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये फैक्ट दिया है कि मूल अधिकार जो हमारे दिए गए हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रावर्तनीय है, लेकिन प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान को प्रस्तावना की आत्मा किसके द्वारा कहा गया? वो कहा गया ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया। तो ये थे प्रस्तावना से संबंधित। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से संविधान का निर्माण व पृष्ठभूमि को अच्छे से पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्या प्रभाव हमारे संविधान के निर्माण में पड़े उन्हें पढ़ा, और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1935 का जो अधिनियम है उसे विस्तार से जाना, और संविधान की विशेषता और स्रोत कहाँ से लिए गए इस पे अच्छे से MCQ भी करें। हो सके टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका हो। तो आशा करते हैं कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।